जय हिंद दोस्तों, आज के पीआई की चर्चा में हम लोग 98 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। निशान सर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, अब बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन सर क्या है कि सुमेलित नहीं टाइप का क्वेश्चन है। मैंने आप लोग को याद कराया कि डिट्रॉयट का संबंध ऑटोमोबाइल से होता है। ठीक है, वेरी गुड। ट्रॉयट में टायर और ऑटोमोबाइल में ऑटो, समझ जाओ। ठीक है, इसी तरीके से अब आपसे मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि वो सुमेलित है कि नहीं। एक स्टेटमेंट है मैग्नीटो गोसर्क, मैग्नेटो मतलब लो, ठीक है, आयरन। लोहा एवं इस्पात से संबंध है। सही है, और जोहान्सबर्ग क्या गोल्ड खनन से, गोल्ड माइनिंग से सही संबंधित है, है। दोनों सही है। दोनों सही है सर। मैग्नीटोगोर्स्क कहाँ पे स्थित है और जोहान्सबर्ग? जोहान्सबर्ग तो अफ्रीका में पड़ेगा। हाँ, मैग्नेटो और कहीं पड़ेगा, रसिया में है। ठीक रशिया है, में पड़ेगा। तो ये सर बहुत तरीका बेहतर तरीका है कि मैग्नेट से आप लोग आयरन को मैच करा देना, तो समझ जाओगे कि वो आयरन इंडस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें पीवाईक्यू में डाटा बस तैयार करने से थोड़ा सा बचेगा। डाटा तैयार करिएगा आप लोग, तो अपडेट करके तैयार करिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन जो मेरा है वो आपसे ये है कि बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है ट्रोपोस्फियर द्वारा, स्ट्रेटोस्फियर द्वारा, आइनोस्फियर द्वारा या एक्सोस्फियर द्वारा। मैंने तो अंग्रेजी बोली क्वेश्चन का। ये वायरलेस कम्युनिकेशन हाँ, इज आप समझिए। रिफ्लेक्टेड बैक टू द आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर। आइनोस्फियर। ठीक है, सही है। नेक्स्ट सर, अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा कि मृदा क्षरण बड़ी समस्या है, यानी ठीक है, मृदा क्षरण ज्यादा हो रहा है, रीजन क्या है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में, नहीं, कहाँ पर बड़ी समस्या है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियाई डाउन्स में, बी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, सी अफ्रीकी सवाना में, और डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में। ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन में क्या होता है कि हैवी रेनफॉल होती है। हैवी रेनफॉल होने की वजह से रीजन से क्या होता है, वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप सर बताओ कि पारिस्थितिक तंत्र, मैं इकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं आपसे इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं। पारिस्थितिक तंत्र अर्थात इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया था? ऑप्शन में है ओडम, पार्क महोदय, एमजी टांसले महोदय या चार्ल्स डार्विन। टांसले, एमजी टांसले ने दिया था। देखना, तो जो इकोसिस्टम शब्द है, ठीक है, उसको उनको दिया है एमजी टांसले ने। एजी टांसले, एजी टांसले सर। एमजी टांसले। इन्वायरमेंट में से बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जैसे हॉट स्पॉट नॉर्मन बायर्स का हो गया, ठीक है, डीप इकोलॉजी अर्निज नेस का हो गया, मोनोक्लाइमेक्स फेडरिक क्लेमेंटस का हो गया। तो ये सब टर्म्स कहीं पर नोट डाउन करके याद कर लो आप। एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन, दिमाग लगा के टिक करिएगा, वो कथन का क्वेश्चन इन लोग से बता रहे हैं, ऑप्शन आप लोग जरूर टिक करिएगा। कथन है भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट अर्थात रीजन है जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। कथन कार्ड में आपको पता है जो चार ऑप्शन होते हैं, हर बार वही ऑप्शन होते हैं। उसका इंग्लिश भी थोड़ा सा सेकंड स्टेटमेंट को बता दीजिए। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होते हैं। नॉर्थ ईस्ट मानसून इज एक्टिव ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अब समझिए, जितने लोगों ने मानसून वाली क्लास की है ध्यान से सोचो, इसका आंसर मैंने बहुत क्लियर समझाया था वहां पर। सर मैं एक्सप्लेन करूं? देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या था? बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट क्या था? भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। देखिए, हमने बताया था कि जो ठंडी के समय पूरे भारत में क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रही होती है, लेकिन चूंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून आती है एक जमीन से, थल के ऊपर से आती है, तो वो आर्द्रता ह्यूमिडिटी लेकर के नहीं आती है, इसलिए वो जब वो नॉर्थ के मैदानों में आएगी ना तो बारिश नहीं करेगी। लेकिन उस ड्यूरेशन में नॉर्थ के मैदान में बारिश होती है। कारण क्या है? वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस एक पूरा आपका पछुआ विक्षोभ आ रही होती है, जो कि कैस्पियन सागर से और भूमध्य सागर से पानी उठा करके ले आती है, और वो ठंडी के समय आपका इस क्षेत्र में, जो कि रबी की फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वो जो गोल्डन ट्रायंगल है वहां पर, गोल्डन क्रिसेंट जो आपका है, अफीम का प्रोडक्शन उसी वजह से होता है, हिमाचल प्रदेश में सेब का प्रोडक्शन उसी वजह से होता है, तो वो ठंडी में वो कारण वहां पर जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, उत्तर मैदानों में जो ठंडी में बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से नहीं, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस से होती है। अब आप पूछिए सर। चलिए, आप मुझे बताइए, अंतरंजी खेड़ा कहाँ? यूपी। अच्छा, मुझे लगा कि अतरंज खेड़ा, अतरंग नहीं, अतरंजी खेड़ा, हाँ यूपी में। अच्छा, प्रश्न मेरा ये था कि ये लौह धातु के प्रशनन के लिए सबसे प्राचीनतम स्थल माना जाता है, इसको प्रमाण माना जाता है। वेरी गुड। चलिए, अच्छा एक बात, क्षयों दर्शन पर हर साल प्रश्न पूछा हुआ है हम लोग पिछले के प्रतिपादक का नाम तैयार कर लेना। सांख्य दर्शन का याद करने में कंफ्यूजन बस आप लोगों को दो का होगा, मैं याद करा दे रहा हूँ। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद, पोस्ट, वाद विवाद। उत्तर का मतलब बाद, हाँ, वाद विवाद से भी याद कर सकते हैं।
उत्तर मतलब वाद भी हुआ तो वादरायण हो गया, या फिर उत्तर मतलब पोस्ट बाद, तो बाद मतलब क्या होता है आपका वादरायण। तो उत्तर में वहां से वादरायण का हो गया, जब बचे आपका वो जैमिनी का हो गया। ठीक है, तो याद करना बहुत ईजी ट्रिक हमारे लिए है। चलिए मेरा आपसे अगला प्रश्न निशान सर, अब मैं बताओ खाम बाबा स्तंभ कहां पर है? चलिए मैं प्रश्न पूछता हूं। बेस नगर के बारे में आप बोल रहे बेस हैं नगर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख है, उसको खाम बाबा भी कहा जाता है वहां के लोकल लैंग्वेज में। अब आप मुझे बताओ कि इसमें किस देवता का जिक्र किया गया है। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, शंकरषण और वासुदेव, शंकरषण और प्रद्युम्न, शंकरषण प्रद्युम्न और वासुदेव, और केवल वासुदेव। इसमें केवल वासुदेव का जिक्र किया गया है। केवल वासुदेव का जिक्र किया गया। वासुदेव। ठीक है, दरअसल जो हेलियोडोरस थे वो यवन राजा के राजदूत थे। यहाँ पर एक शासक था, शासक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा क्या था, उस शासक के दरबार में आए थे, सुंग शासक के दरबार में आए थे, और यहाँ पर आकर उन्होंने गरुड़ स्तंभ का भी निर्माण कराया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सारा है। अगला प्रश्न मेरा आपसे निशान सर, कि एक ही स्टेटमेंट दूंगा आपको, बस सही गलत बताना है, कि सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था 325 ईसा पूर्व में। देखिए सिकंदर बिल्कुल नहीं पराजित हुआ क्योंकि लड़ाई ही नहीं हुई है। ठीक है, कुछ इतिहास ये कहती है कि इनका मुलाकात हुआ है लेकिन मुक्कालात नहीं हुआ है। हाय हेलो हुआ था बस, हाय हेलो तो चलते हो जाता है वो सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज से सेल्यूलोज नहीं है, सेल्यूलोज। कटेगा नहीं कटेगा अरे ठीक है, याद करते हैं, सेल्यूकस है। ठीक है, अरे सेल्यूलोज सेल्यूकस, इसका मतलब साइंस पढ़ रहे हो, वेरी गुड, आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट। चलिए निशान सर आगे बढ़ते हैं। सब तहस नहस। ठीक है, आप पूछिए। मैं क्लियर कर दे रहा हूं इस प्रश्न को। देखिए 323 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत की तरफ, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत की तरफ आता है, लेकिन उसके जो सैनिक रहते हैं ना वो थक जाते हैं, तो 2 साल बाद कहता है वापस चलो, वापस जाते समय उसकी मृत्यु जाती है, और उसी बीच के ड्यूरेशन में उसने एक लड़ाई लड़ी है पोरस राजा से शायद। ठीक है, और एक लड़ाई लड़ी है आपका लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात हुई है बस। ठीक है, बेसिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। निशान सर अगला प्रश्न मेरा आपसे है, अब मैं बताओ आप कंसंट्रेट हो गया। माध्यमिक संप्रदाय या शून्यवाद, इसका प्रतिपादक कौन है? हाँ, नागार्जुन। नागार्जुन किस धर्म से संबंधित है, मतलब बौद्ध धर्म की किस शाखा संबंधित है, महायान या फिर हीनयान? महायान। महायान। ठीक है, तो महायान 2 पार्ट में है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। ठीक है, शून्यवाद को हम लोग माध्यमिक भी कहते हैं, विज्ञानवाद को हम लोग योगाचार भी कहते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है, और आज हमने जो क्वेश्चन पूछा वो प्रश्न है कि शून्यवाद या फिर माध्यमिक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नागार्जुन। ठीक है, चलिए वीडियो कट के बारे में होने वाला सर, क्या बताए। पूछिए पूछिए पूछिए, नहीं अगला पूछिए, अब मैं हंसी पर रोक लगा लिया। आप मुझे बताइए कि मालविका अग्निमित्र किसकी रचना है? हाँ, कालिदास। कालिदास की रचना। इसमें किसके बारे में मालविका और अग्निमित्र प्रेम कहानी है, प्रणय कथा है। हाँ। दरअसल जो मालविका थी ना, ये अग्निमित्र की रानी की दासी थी, नृत्य सिखाती थी उनको, तो उनको देख करके मोहित हो गए वो। भाई हो जाता है, मोहित आदमी क्या ही कर सकता है। ठीक है, ये पुष्यमित्र सुंग के लड़के थे, और उस ड्यूरेशन की पूरी घटनाओं को इस पुस्तक के अंतर्गत बताया गया, नाटक के अंतर्गत। ठीक है, तो याद करना, प्रश्न ये भी पूछा हुआ है कि मालविका अग्निमित्र के जो अग्निमित्र वो किसके पुत्र हैं, ये प्रश्न एक बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आप पूछेंगे निशान सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछ लो। 2 स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है कि भोर घाट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा पालघाट केरला में। पालघाट केरल में सही है, भोलघाट आपका हिमाचल में नहीं है, अभी मैं गया था। पालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में, भोलघाट पालघाट महाराष्ट्र पड़ेगा आपका। हाँ ठीक है, मुंबई पुणे। नेक्स्ट बताइए पाक की खाड़ी, ठीक है, पाल स्टेट, द पाल्क बे कहाँ पे स्थित है? तो 2 स्टेटमेंट केवल दूंगा, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच में, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। लास्ट वाला ऑप्शन, यानी मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के मध्य में आप देखोगे बीच तो वहाँ पे जो धनुषकोटी से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ ठीक है मिलता है। आप सर मुझे बताओ, मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक और एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में। एस्बेस्टस धूल होती है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सही। ए से आंध्र प्रदेश, ए से एस्बेस्टस। ठीक है, याद कर लो। आप बताइए मुझे मैंगनीज। मैंगनीज का उत्पादक, एम से मैंगनीज, एम से मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मैंगनीज का उत्पादन हो गया ऐसे तो एम से मिजोरम भी होता है। अरे तो ऑप्शन नहीं था ना, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए थे, मतलब
ध्यान देना, वैसे तो कुछ एम भी। से मैग्नीज, मैग्नीज से क्या है मध्य प्रदेश, ठीक है। निकेल के उत्पादन में उड़ीसा टॉप पे है और जस्ता के उत्पादन में राजस्थान। ये मैंने अपडेट करके गूगल से देख लिया, ठीक है। तो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक मध्य प्रदेश, एस्बेस्टस का आंध्र प्रदेश, निकेल का उड़ीसा और जस्ता का राजस्थान, ठीक है सर। और ये मेरा हो गया आपसे तीसरा क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए चौथा क्वेश्चन। ये भी नया क्वेश्चन था, इसके पहले नहीं मिला था पेपर में। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका है? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। प्रश्न ये है इंग्लिश में कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है वो किस डायरेक्शन में एज ऑफ ड्यूरेशन में मूव किया है, ठीक है। तो इसका सबसे सिंपल आंसर है नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट से कंफ्यूज मत होना, नॉर्थ डायरेक्शन मान के हम लोग को चलना। वो जो पेंजिया का डिवीजन होता है, गोंडवाना लैंड बनता है, गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा आता है, वो सब पूरी घटना यही है, ठीक है। ठीक है। बाकी अब देखो, आप पीवाईक्यू का फायदा देखो, आप ये क्वेश्चन 2 बार देख चुके होंगे। भारत एक मानसूनी देश है, हिमालय से जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। ये 2-3 बार जो पीवाईक्यू डिस्कशन देख रहे होंगे, कई बार आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इन लोग से सर होमवर्क में क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के आया हूँ। देखो, आप सबको बताना चाहिए कि डेन्यूब रिवर, वियना, ठीक है, ब्रास्तिलावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड, इन 4 जगहों से होके बहती है। मतलब ये 4 जो सिटीज हैं या कैपिटल्स हैं, ये कहाँ पे स्थित है? तो डेन्यूब रिवर पे, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो कैपिटल का नाम दिया मैंने, किस देश की कैपिटल से, यानी वियना, ब्रास्तिलावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड किस देश के कैपिटल से, ये कमेंट कर दीजिए आप लोग। सर आप नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, यहाँ पे है। तलचर फेमस है कोल के लिए, कॉपर यानी तांबा के लिए, आयरन ओर के लिए या सिल्वर के लिए? कल्चर आपका फेमस है कोयला के लिए। तलचर, कोयला आपका मतलब तलचर आपका उड़ीसा में स्थित है, ठीक, उड़ीसा में स्थित है, कोयला के लिए फेमस है, ठीक है, ओके। बाकी अब देखना कि तांबा के लिए राजस्थान है, खेतड़ी की खान। खेतड़ी खाना है, खेतड़ी तो हाँ। मतलब बहुत पहले से पूछिए हम बताते हैं सब चीजें। लोह अयस्क कुद्रेमुख, हाँ, कुद्रेमुख आपका कर्नाटक में है। कर्नाटक। चांदी आपका जावर, राजस्थान। राजस्थान जावर, ठीक है। खेतड़ी आपका तांबा के लिए फेमस है, जावर आपका चांदी के लिए फेमस है, वेरी गुड, आई लाइक दैट। नेक्स्ट सर क्वेश्चन जो मुझे पूछना है वो है आपका मुझे लगता है ये ज्योग्राफी का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा क्या? नहीं, अभी बचा है बहुत ज्योग्राफी है अभी भाई। अगला क्वेश्चन है मेरा कि हाँ, अब ये बताइए, फिर मैं रिवर्स बेस्ड ही क्वेश्चन दूंगा आपको। मैं सर एक रिवर दे रहा हूँ, उस रिवर का नाम है हडसन। हडसन रिवर के किनारे कौन सा सिटी स्थित है? बॉन, काहिरा, न्यूयॉर्क या वियना? न्यूयॉर्क। कमेंट सेक्शन से मेरा एक प्रश्न है, पेरिस किस नदी के किनारे लोकेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देखना जरूर, मतलब जरूर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोबाइल में पेरिस देखना, आपको सीन बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है, समझने वाले समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सर आप बताइए। पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है बबूल, यूकेलिप्टस, ठीक है। अमलदास का पेड़ क्यों कहते हैं क्या? आई डोंट नो, कहते हैं, आई डोंट नो नहीं सही है। टेलर घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देंगे, पहले हम लोग पा चुके हैं। नहीं, ऑप्शन अंटार्कटिका। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, निम्नांकित देशों में किसमें सघन उष्णार्द्र वन पाए जाते हैं? आपको मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? सबसे डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे लग्जरियस लिखा है, खैर ठीक है। डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं आइवरी कोस्ट, केन्या, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीकी संघ। आइवरी कोस्ट, ठीक। आइवरी कोस्ट सही है, बिल्कुल राइट आंसर। अब बताइए सर, कौन सी रिवर है जो भ्रंश के सहारे बहती है? अमेजन, वोल्गा, सिंधु या राइन? भ्रंश मतलब रिफ्ट वैली, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बहुत गरियाएंगे। अरे ठीक भैया, राइन, रिफ्ट वैली, तो राइन इसका आंसर। राइन रिवर सही है, ठीक है। जैसे नर्मदा ताप्ती आपके यहाँ, नर्मदा बहती है आपके यहाँ पे, तो वहाँ पे वो है, ठीक है। राइन जर्मनी में है ना, बॉन नदी किनारे है, ठीक है। मतलब अब मैं आपको, हाँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का लास्ट देता हूँ। वो क्वेश्चन है आपका अंगुलहास धारा किस सी से संबंधित है? साउथ अटलांटिक ओशन या नॉर्थ अटलांटिक ओशन? हिंद महासागर की है भाई, हिंद महासागर की, बिल्कुल।
ठीक है, पूछिए पूछिए और पूछिए। हो गया ज्योग्राफी। ये चाहिए गरम जलधारा है ना, हम्म, गरम जलधारा है अगुलहास। शायद। हाँ ठीक है। हाँ, मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच ऑफ निकलते थे ना। हमको ये वाला पोर्शन अभी मेरा पढ़ा, मतलब मुझे याद नहीं है। याद करा देंगे। क्वेश्चन करंट वाला एक बार याद कराइए थे। एक बुक वाला सर वीडियो बनाया है, ठीक है, बुक और उनके राइटर्स का नाम, एक बार देखोगे पागल हो जाओगे देखते देखते। ठीक है, देखना जरूर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। ठीक है निशान सर, और आगे पूछिए, मैं पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। आप मुझे बताओ। पागल तो वो लोग अभी वीडियो जब देखे होंगे हो चुके होंगे, लेकिन भाई उससे ज्यादा हो गया। जी ठीक है, वो मजाक जब वो ज्यादा गलत निकल गया भाई। अरे सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको मैं उसको कटवा दूंगा। चलिए प्रश्न मेरा आपसे है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, 3 स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको। पहला स्टेटमेंट है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ध्यान रखिएगा, अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, बौद्ध धर्म की बात बता रहा हूँ। सत्य आप पूछे ना, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। सेकंड, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। ठीक है। थर्ड है, उसने कुछ शिल्पों को जो इंफीरियर माना है, मतलब निम्न माना है। तो तीनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला भी दूसरा, तीसरा आप जो बोले वो सत्य है। दूसरा आपने क्या बोला, ब्राह्मण धर्म की श्रेष्ठता को चुनौती दी। बिल्कुल सही बात है। चुनौती तुमको पता क्या होता है, सुरती जी वाला होता है। पंचायत देखे हैं अपनी अपने। और पहला उसने पहला word- कहता है कि ये स्टेटमेंट गलत मानूंगा। वर्ड व्यवस्था को ट्रस्ट करते थे, जाति व्यवस्था नहीं करते थे। वो दोनों पे करते थे, लेकिन वो जन्मजा नहीं करते थे, वो कर्मजा करते थे, मतलब कर्म के आधार पर इन चीजों वर्ड को पे तो मैं मानते कंफर्म था करते थे। थे। तभी तो शिल्प को निम्न मानेंगे। ठीक है। चलिए मेरा आपसे अगला प्रश्न निशान सर, ठीक है। एलोरा में किन किन धर्मों के संदर्भ में मंदिर पाए जाते हैं? भारत की भूमि पे उपजे सभी धर्मों के। हिंदू बौद्ध जैन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बोल दिए थे। हिंदू बौद्ध जैन, ठीक है। अगला मेरा आपसे प्रश्न है, ठीक है। ऐसा कौन सा शासक था, द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज यात्रा फ्रॉम स्टेट एक्सपेंडिचर, मतलब राज्य के खर्चे पर हज यात्रा? वो उस शासक का नाम वो है जिसने नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। सर्वेकर आप बोल रहे थे? जो सदाब नहर शायद उसको हाँ बोलते हैं। सदाब नहर। ठीक है। और हिंट लेना चाहते हो, जिसने दासों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया दीवाने था, बंदगान। दीवाने बंदगान। और लेना चाहते हो जिसने खैराते अस्पताल चलाया था। और लेना चाहते हो जिसने लोक निर्माण विभाग बनाया था। बस हो गया, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो प्रश्न अगर ये पूछा आपसे कि हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला शासक कौन था, तो यही था। ठीक है, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था बाद में, मतलब है ये इंसान। अच्छा चलिए बताइए आप मुझे, असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था, मुझे बताओगे एग्जैक्टली ईयर? बिल्कुल। अब बोलते हैं, ये अकबर और अंबूर के बीच में 1601 में हुआ था क्या? अकबर और मीर बहादुर दिया हुआ है, मीर बहादुर, हाँ। 1601 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, दीन ए इलाही, इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, बताओ? अरे वो बहुत इसका वो था, बाद में मार उड़ दिया जाता है। राजा टोडरमल? नहीं यार, रणा सांगा? नहीं। राणा संघ का कौन संबंध? अरे ऑप्शन था, बता दे यार। वही तो नहीं देंगे बस। बीरबल। हम बीरबल, हम बीर खुश, अब करिए, अब जब ना ही कुछ याद आता था अब दूसरों बोले जा रहे थे। अकबर बीरबल है, तो बीरबल ऐसा पहला हिंदू था, पहला क्या एकमात्र हिंदू था जिसने इस दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। ठीक है, और इसको आप लोग बताइए कि किसने एक नया धर्म खोला था? इसने नया धर्म बोला, सही बात है। और इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए मेरा आपसे अगला प्रश्न आंसर, आप मुझे बता दो कि ठीक है, कुछ खास नहीं है। हुमायूं नामा किसने लिखा, बता दो, डिस्कस किया गया बट फिर बता दो। गुलबदन बेगम ने लिखा है। गुलबदन बेगम, ये कौन थी? कोई तो थी। बाबर की बेटी बेटी थी, थी, हुमायूं की बहन बहन थी, थी। और अकबर की बुआ थी। खलेसी हुआ। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी? उसने की थी जो सर्वाधिक मुगलों में कट्टर माना जाता है, और उसने की थी जिसने 1707 में जिसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से मुगल डिक्लाइन माने जाते हैं। औरंगजेब। मैं ऐसे हिंट दे रहा हूँ, आप लोग समझना, बहुत सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो सारे फैक्ट एक्स्ट्रा बता रहे हैं सर घूम के। ठीक है,
हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति सबसे ज्यादा किसने की थी? तो औरंगजेब ने की एक थी, तिहाई लगभग 33%। 33%। ठीक है, वेरी गुड। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? वो था जिसको अस्त्र, नादिरुल अस्त्र की टाइटल दी गई थी शायद। नादिर उल अस्त्र की टाइटल दी गई थी, वेरी ठीक गुड। है, किसको दिया गया था? मंसूर। उस्ताद मसूद दाल को, मतलब मंसूर को दिया गया था। ठीक है, तो उस्ताद मंसूर को बच्चों का सबसे बड़ा चित्रकार माना जाता है। तो नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी, जहांगीर के दरबार के ये सब थे। ठीक है, साइबेरिया का विरला सारस इन्हीं की रचना है। चलो भाई, अब मेरा आपसे प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री का। कल हमने एक टर्म डिस्कस किया था, मास्टरली इनएक्टिविटी, उच्चतम निष्क्रियता। वो ये लोग बताएं, हाँ, अब पुराने क्वेश्चन इन लोग को थोक देते हैं। एग्जैक्टली आप लोग कमेंट करिए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। अफगानिस्तान के संदर्भ में। चलो, अब मुझे बताओ निशान सर, उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? उलगुलान, थोड़ा सा हिंट देंगे क्या? थोड़ा सा ईयर में इसके सबसे पहला लेटर 1 है, फिर 8 है, अब दो तो बताइए खुद से। 1893 से 1900 के मध्य में बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहते हैं। उलगुलान विद्रोह का मतलब होता है महान विद्रोह, तो इसको महान विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि बिरसा मुंडा के ही जन्म दिवस पर हमने एक जनजातीय गौरव सम्मान दिवस ऐसा कुछ कुछ start सेलिब्रेट किया। करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो एक बार उसको भी डेट देख लेना, कब डेट है वो एग्जैक्टली। कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से आप लोग। पता निशान सर हो गया ये, ठीक है, वेरी गुड। आनंद मठ जो उपन्यास सबको है, पता है। किस कथा वस्तु पर आधारित है? द थीम किस ऑफ द विद्रोह पे बताइए आप लोग? हाँ, सन्यासी। सन्यासी विद्रोह पे, वेरी गुड। 1770 के ड्यूरेशन में सन्यासी विद्रोह आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओके ओके ओके। 1857 के ड्यूरेशन में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? और Palmerston, भारत का गवर्नर? कैनिंग। हिंदू पैट्रियट किसके संपादक कौन थे? नील आंदोलन, प्रश्न है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट, इसके संपादक थी। 4 विकल्प है, हेमचंद्राकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, दिगंबर विश्वास। जिनका नाम सच्चाई के लिए जाना जाता है। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन के संदर्भ में बहुत खुलकर लिखा था। किसमें लिखा था? हिंदू पैट्रियट में, हिंदू पैट्रियट में। ठीक है, चलिए अब आपसे मेरा अगला प्रश्न है। हिंदू पैट्रियट, अगर मैं सही हूं तो शायद हिंदी की पहली बुक पत्रिका भी है। एक बार कमेंट करना आप लोग को, सही है क्या? जहां तक मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है मैं फैक्ट गलत हूँ, इसको एक बार चेक कर लेना। चलिए बताइए कि निम्नलिखित सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनमें से किसकी स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई है? ठीक है, बहुत क्लियर प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन वर नॉट फाउंडेड इन द महाराष्ट्र? 3 ऑप्शन आपके सामने है, 3 विकल्प दे रहा हूं मैं आपको। योग क्षेम सभा, योग क्षेम सभा केरला, नंबूद्री ब्राह्मण की, वेरी गुड नंबूद्री आप भी केरला के हैं। वेरी गुड। श्री नारायण या परिपालन सभा, केरल। ठीक है, तरीन सभा, पंजाब। तो ये तीनों महाराष्ट्र से बाहर का था, और ये प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का है, तो कोई नहीं था। ठीक है, मतलब सब महाराष्ट्र के बाहर के थे। ओके, और बीच में 2 सभा के नाम लिए, वो दोनों मिला के एक ही सभा। श्री नारायण परिपालन सभा, बीच में कॉमा लगाया हुआ है। नहीं की है। बाबू कहाँ है सब? चलिए बताइए, सबसे पहले सुप्रीम, इनको श्री नारायण ने शुरू किया था। ओके, परिपालन सभा को। हाँ, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की पहला गई थी? पहला रेगुलेटिंग एक्ट, आप बताइए किस वक्त आया था? एलिजा इम्पे थी, चेम्बर्स थे उसमें। एलिजा एमपी शायद उसके वो था ना, 4 लोग थे, एलिजा चेम्बे थे, हाइड थे इसमें, और एक कोई नाम है भूल रहा हूँ, लिमेस्टर। लिमेंस्टर। तो एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस से। चेम्बर, लिमेस्टर और हाइड 3 न्यायाधीश प्लस 1 चीफ जस्टिस। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। कहाँ पे? आपने तो बोर्ड और कंट्रोल का गठन कब किया गया था? 73 में या 84 में? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, 2 चीज थे। हाँ, ये लोग बताए। जो कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न होमवर्क दिया था कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ठीक है, ये तो किस प्रकार से भारत में जम्मू कश्मीर, फिर हमको लगता है कि हैदराबाद, फिर जूनागढ़। कौन? तो इसका एक अच्छा ट्रिक बताया था,
कहे जा नहीं, फिर कमेंट सेक्शन में अच्छा ट्रिक बताया था किसी ने, याद कर लो, जम्मू कश्मीर है, फिर हैदराबाद है, फिर जूनागढ़ है, ठीक है। और हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो किया गया था, स्टैंड स्टिल का एग्रीमेंट इसी के साथ हुआ था। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, यथावत समझौता स्टैंड हिंदी पकड़ लेते हैं इंग्लिश से। चलिए ओके, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने किस अधिवेशन में कहा था? उसी अधिवेशन में कहा था भैया जहाँ पे जिस कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था, कांग्रेस मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ था। कौन लीग में राजकुमार शुक्ला जी ने, रामकुमार शुक्ला या राजकुमार शुक्ला कुछ तो नाम है, राजकुमार और गांधी जी को लेके चले गए थे चंपारण के लिए। सही है, हाँ मतलब भाई 1916 का लखनऊ सत्र जो था, ठीक है। तो आप बताइए कि क्या अंबिकाचरण मजूमदार जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे? यस या नो? अगर नो तो राइट आंसर, यस तो फिर कोई बात ही नहीं। ओके, कौन था जैसे बता दे कमेंट, बताना भाई कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो मेरा प्रश्न आपसे निशान सर, अब प्यारा सा प्रश्न फिर से दूंगा मैं आपसे। महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? नवजीवन, हरजीवन मतलब हरिजन, और इंडियन ओपिनियन और अफ्रीकन न्यूज, इनमें से कौन सी मनसुखलाल नजर जिसके प्रथम संपादक थे? 1904 में इंडियन ओपिनियन दक्षिण Indian अफ्रीका से Opinion। स्टार्ट किया गया था, ठीक है। जिससे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि दक्षिण अफ्रीका से पूछ रहा और ऑप्शन दिया अफ्रीकन न्यूज। हाँ वहां पे बचोगे, इंडियन ओपिनियन दिमाग में रखना। 1904 में कर दिया, ठीक है। गांधी जी अफ्रीका में भले थे, दिमाग उनका इंडिया पे था कि आप एक प्रश्न और है कि गांधी जी सबसे पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में आते हैं, ठीक है। मुझे याद आ रहा है 1905 का सेशन था वो, इंपॉर्टेंट सेशन है, पर आप लोग उसको भी देखिएगा, ठीक है। आप बताओ 1905 की सेशन की अध्यक्षता किसने की और कहाँ पे हुआ? ठीक है, आप पूछिए। मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, अब मैं साइंस पूछूंगा। अब मैं पॉलिटिक्स पूछूंगा। पॉलिटी भी पूछे भी था आप? पॉलिटी लाइन से पूछो, मैं सारा लाइन से पूछेंगे। अब 15-16 क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन इनको पूछूंगा, ये लोग बताएं। तो भैया आप कठिन क्वेश्चन बताइए कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया किस तारीख को? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 47, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, तो याद कर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक फंडामेंटल राइट है। 39D DPSP। लेकिन इसके संदर्भ में रणधीर सिंह बनाम कोई आर्टिकल 14 और 16 का भी यूज किया ना, बड़ा वो कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर चेक कर लेना आप लोग। लेकिन ये DPSP आर्टिकल 39D में दिया गया है, आर्टिकल 39A में क्या है? निःशुल्क न्याय का। आप बताइए सर मुझे, फंडामेंटल राइट में क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं? नहीं, देखो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को जब हम DPSP के साथ मर्ज करते हैं ना, तब जाकर के देख पाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आर्थिक तो वैसे भी सोच के हटा देना यार, 300 कम में चला गया, तो वैसे भी स्टेटमेंट को हम लोग काट सकते हैं। पेपर में एक्चुअली मौलिक अधिकार पर 3 स्टेटमेंट दिया था, सबसे यही टफ स्टेटमेंट था, इसको काटना था, तो इसको आराम से आप काट सकते हो। मतलब अगर नहीं कॉन्सेप्ट दिमाग में आए तो भूमि सुधार जो वो 300 कम में भेजा गया है उससे दिमाग में रख सकते हो। अच्छा सर नेक्स्ट मुझे बताइए आप, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, विदेशी यात्रा तो कल हमने चर्चा किया है, मेनका गांधी केस, मेनका गांधी, समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर से बोलेंगे क्या वो प्रश्न? समान कार्य के लिए समान वेतन को हटा दो, बाकी सबको रख लो मेरे हिसाब से। नहीं, एक बार फिर से बोलेगा। हाँ सही है, सही है ना? हाँ। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षा करे, मतलब सभी नागरिक का ड्यूटी है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उनको इम्प्रूव करो और उसको प्रोटेक्ट करो। ये स्टेटमेंट किस आर्टिकल के से मतलब बोला गया है? आर्टिकल 21, 48A, 51A या 55? अरे ये फंडामेंटल ड्यूटी है, 51A में रहेगा और कहाँ रहेगा? 51A, बहुत बेसिक क्वेश्चन। ठीक है। आप मुझे बताओ क्या कि आप लोग मुझे बताओ कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में हुआ था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था एक। डीपीएसपी, चलिए अब इतना डीपीएसपी की बात हुई, तो डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? डीपीएसपी एक मिनट बस, आयरलैंड से। आयरलैंड। फंडामेंटल ड्यूटी हमने लिया है यूएसएसआर से, ठीक है। तो ये दोनों में, और फंडामेंटल राइट लिया हमने अमेरिका से। तीनों याद रखना लाइन से। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर, ठीक है, कितने महीने के भीतर पद को भरना होता है? मतलब फिर से यहाँ पे किसी को लेके आएंगे राष्ट्रपति के तौर पे।
3 माह, 1 माह, 9 6 माह, माह। 6 माह। 6 माह। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन, वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैन सिंह। नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से चुने गए थे, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एन संजीव रेड्डी, ठीक है, जो कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी। नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है सर मेरा क्वेश्चन, अब मुझे बताओ, हालांकि अभी थोड़ा सा फैक्ट बदल गया है, 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक में एससी कैटेगरी की सीट लाई गई थी। तब क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कहाँ पे एससी के लिए लोकसभा में, एसटी में 2 चीजें हम मतलब याद रख लेते हैं, लोकसभा में किस स्टेट में सबसे ज्यादा है और किस स्टेट में सबसे कम, मतलब जीरो कहाँ पर, ठीक है। देखो याद करने तरीका बता दो सबसे ज्यादा का पहले। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एससी एसटी में एक सबसे ज्यादा, एक सबसे मतलब एक शेड्यूल कास्ट में ज्यादा है, एक शेड्यूल ट्राइब में ज्यादा है, जो कि यूपी में शेड्यूल ट्राइब है नहीं ज्यादा। तो यूपी में एसटी का रिजर्वेशन 0 है, तो एसटी में सबसे मैक्सिमम सीट मध्य प्रदेश में पाई जाएंगी और शेड्यूल कास्ट में सबसे मैक्सिमम सीट आपकी यूपी में पाई जाएंगी। ये 2 पॉइंट याद रखते हैं हम लोग, यूपी और एमपी का। ठीक है ना, सही बोला हूँ ना मैं? हाँ सही बोला हूँ। अब जो होगा कमेंट सेक्शन वाले बताएंगे। कमेंट वाले बताएं। आप मुझे बताओ सर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया, किसके ड्यूरेशन में किया गया? के एम मुंशी के ड्यूरेशन में 1950, बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955, एससी छागला के निर्देशन में 1960, हुमायूं कबीर के ड्यूरेशन में 1965। बीजी खेर 1955। और पॉइंट ये है कि संविधान ने ये भी कहा था कि सेकंड राजभाषा आयोग भी बनेगा, वो बनाया ही नहीं गया कभी, ठीक है, उसको नहीं बनाया। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया, क्या नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों के एवं वयस्कों की रक्षा, समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान बोलेंगे क्वेश्चन फिर से बोलिए। क्वेश्चन है निम्नांकित में से, मतलब जो 4 ऑप्शन में देने वाला हूँ, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया, डीपीएसपी में नहीं ऐड किया गया, ठीक तो है। समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। ये फंडामेंटल राइट है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला एलिमिनेट कर दो हिसाब से। सी दे रहा है प्रश्न में क्यों समझ नहीं पाया आपका? ये भी तो समान आचार संहिता भी तो ये है, डीपीएसपी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है ना इंग्लिश में? हाँ, कह रहा है कि डीपीएसपी में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा नहीं जोड़ा गया। अच्छा पहले से था, सॉरी, अरे मैं बताता हूँ। देखिए क्या हुआ दरअसल, प्रश्न ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 42nd अमेंडमेंट में नहीं जोड़ा गया, ठीक है। अब देखो या तो 42nd अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया होगा या तो उससे पहले जुड़ा होगा। तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, ठीक है। आर्टिकल 44 का मतलब है कि अमेंडमेंट के माध्यम से नहीं आया, ये मूल संविधान में था, क्योंकि इसमें ABC ऐसा कुछ लगा नहीं हुआ है, तो ये मूल संविधान में था, इस बात को मानना पड़ेगा हम लोग को। तो ये 42nd अमेंडमेंट में नहीं था, ये थोड़ा सा गलती हो गया। अपने कंफ्यूजन में हम लोग कहते हैं सही हो गया ना मेरा? हाँ सही हो गया। ओ सेलुलोज, हाँ सही हो गया ना? हाँ, अब ये लोग बताएं मुद्रा अवमूल्यन का क्या अर्थ है? मुद्रा अवमूल्यन तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है 10 साल के अंदर, ठीक है। जिग वाले कॉन्फ्रेंस से आप समझना, जिग एक गोल्ड करेंसी है, कहाँ की? जिम्बाब्वे, ठीक है। आप मुझे बताएं सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इकोनॉमिक्स में करंट का था तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। आप साइंस मुझसे पूछेंगे, साइंस आप मुझसे पूछ लीजिए। मैं अब 5 क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, कंप्लीट हो जाएगा मेरा, क्योंकि इस समय मैथमेटिक्स 50 डे पर एक सेशन लीजिए सर। ओके ओके। सत्यम सिंह जी मैसेज किए। चलिए आप मुझे सर बताइए, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे है, एक पर्सनालिटी है देबू चौधरी, आप बताइए ये किस, मतलब क्या बजाते थे? सितार, ये नहीं यार, सरोद, तबला या वायलिन? ये सब पुराना क्वेश्चन हो रही है, सब हम नहीं पढ़ते हैं। अभी देखिए क्या पढ़ना पड़ेगा पता है, ऐसे नाम वाले जो फेमस पर्सनालिटी वाले क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक। अच्छा बताइए, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड किसे क्यों दिया जाता है? शैक्षणिक तथा किसको दिया जाता है? शैक्षणिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को, वन जीव संरक्षकों को, सबको, तीनों को।
जैसे ये जो पर्सनालिटी वाला क्वेश्चन है ना, पैरा ओलंपिक के सारा देख लेना, पद्म विभूषण वाले देख लेना और ओलंपिक वाले देख लेना। नहीं, ये जो तबला गिटार ये सब बजाने वाला क्वेश्चन है, एटलीस्ट लास्ट 10 साल का तो देख ही लेना। लास्ट 10 साल में तो पूछा ही कहाँ है अलग? पूछा जरूर होगा, एक आठ ही तो पूछा ही होगा सर। ठीक है सर, फिर मेरे क्वेश्चन खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। आपको साइंस पूछ लीजिए। चलिए मैं आपसे साइंस धकाधक पूछता हूँ, ठीक है? जल्दी बताओ आप मुझे। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं ना, पायरोमीटर उच्च दाब के मापने में। उस तापमान में, ठीक है? ओके, चारकोल विच इज यूज्ड इन डिकलरिंग रॉ शुगर, वो क्या है? कौन सा चारकोल का प्रयोग करते हैं हम लोग? ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, वुड चारकोल, शुगर चारकोल, एनिमल चारकोल, कोकोनट चारकोल। सी, एनिमल चारकोल। कहा था कि हड्डी से रगड़ रगड़ के शायद चीनी को सफेद किया जाता है। चलिए ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। नए सर, जो नए पेपर में क्वेश्चन आया वो। चलो आप मुझे बताओ, फाइलेरिया निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से संबंधित है? ठीक है, किस चीज से संबंधित है? ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, रक्त कोशिकाएं मतलब ब्लड सेल्स, लसिका ग्रंथि, ठीक है, और मस्तिष्क और बोन मैरो। फाइलेरिया, लसिका ग्रंथि, ठीक है, वेरी गुड। इंसेफ्लाइटिस बताएंगे? इंसेफ्लाइटिस से मतलब क्या संबंधित है इसी में से? हाँ, अब देखिए इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन दे रहा हूँ, रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क, बोन मैरो। इंसेफ्लाइटिस से मस्तिष्क। मस्तिष्क, बहुत सिंपल आंसर था। ल्यूकीमिया, बोन मैरो, अस्थि मज्जा का जो होता है, वेरी गुड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया और डेंगू में कॉमन नहीं है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन मलेरिया एंड डेंगू? चार ऑप्शन है, फीवर, मॉस्किटो बाइट, मच्छर की काट, मानव प्रजाति ह्यूमन स्पीसीज, मॉस्किटो स्पीसीज, मच्छर प्रजाति। यही अलग है, एक एनाफिलीज से होता है, एक मादा एजिप्ट। एक मलेरिया होता है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर से, मादा मच्छर काटती है, दोनों में मादा है। मादा ही, मतलब अब क्या ही बोल सकते हैं। डेंगू बुखार एडीज इजिप्टी मच्छर से है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइलेरिया जो है वो एडीज, क्यूलेक्स, एनाफिलीज तीनों के द्वारा होता है। तो फाइलेरिया में तीनों होता है, बाकी मलेरिया और डेंगू में अलग अलग होता है आप लोगों का, ठीक है। साइंस में मानव विज्ञान तो मेरा भी कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक क्वेश्चन बचा हुआ है बस, थोड़ा सा। यार बार साइंस का क्वेश्चन बहुत कम आए थे निशान सर, पूछा क्या था इस बार? अच्छा सीसेट है, कुछ क्वेश्चन बीच में उठा दिया, ज़्यादा ऐड कर दिया था। ठीक है। अच्छा चलो मेरा आपसे एक प्रश्न बता दो मुझे आप, बस अब मैं लास्ट ही प्रश्न पूछूंगा, मेरा भी खत्म ही हो चुका है प्रश्न। दरअसल कमेंट सेक्शन से प्रश्न, चलो बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न दे रहा हूँ, बता दोगे तो मैं जान जाऊंगा कि आप लोग कितना समझदार हो। मैं आपको एक टॉपिक बता दे रहा हूँ, गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दिया जाता है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। महात्मा गांधी जी के 125वें जन्मदिन पर 1995 से इस पुरस्कार को देना प्रारंभ किया गया। सबसे रिसेंट जो पुरस्कार है ये पुरस्कार किस संस्थान अथवा किस व्यक्ति को दिया गया है, संस्थान को दिया गया है? आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। आंसर आज वहां पर हमारे उपराष्ट्रपति भी जाने वाले हैं, अभी गोरखपुर में आए हुए तो जाने वाले हैं वहां पर, ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो गीता प्रेस, प्रश्न मेरा ये कि गीता प्रेस की स्थापना किसने की थी? 100 वर्ष इसके पूरे हुए। गीता प्रेस एक मैगजीन भी निकालती जो कि बहुत पहले पेपर में कल्याण बहुत फेमस मैगजीन है, मतलब गोरखपुर में तो बहुत ही फेमस मैगजीन है। तो गीता प्रेस की स्थापना किसने की है? उनके नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देना। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है सर। मेरा आज का प्रश्न कंप्लीट हो गया। मेरा भी कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि बीच में करंट अफेयर और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, वो छोड़ दिए हैं, वो आपकी काम के हैं नहीं है पढ़ना है सीसेट के लिए और करंट अफेयर आइडिया बनाने के लिए कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट क्लास ले लिया हूं, उम्मीद करता हूं कि उसमें से एक क्वेश्चन बन के पुस्तक का पेपर में आ जाए। और सबसे बड़ी बात है ना, आपकी तैयारी हो जाएगी, 5 मिनट का 2 केस पर भी सुनना आपको याद हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर, अब 15 तारीख को आप लोगों का ओपन टेस्ट होने वाला है, वो जरूर दो आप सब। मुझे लगता है कि इसमें 2500 से 3000 एस्पिरेंट शामिल होने वाले हैं, ठीक है। अभी तक 2000 के अराउंड रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसमें। सुबह में 1500 हम लोग पार कर गए थे, नहीं 1500 कल ही पार हो गया था, तो अभी 2000 के अराउंड हम लोग जा चुके हैं। आप लोग उसको जल्दी से दो, प्लस उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की आई दृष्टि की मैगजीन आने वाली है, जैसे ही आएगी आ जाएगी आपके हाथ। डे 1 से क्लास स्टार्ट होगी यहाँ पर, 10 दिन के अंदर टारगेट हमारा है, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। विश्वास रखो यार, ठीक है सर, जय हिंद, जय भारत।